So hello everyone, how's you? I hope you each and every one of you is doing absolutely good. तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। जितना हो पाता है उतना पढ़ने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना? तो क्या होता है, इस चैप्टर का नाम है ये। तो स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? न्यूरोलॉजी। क्या बोल देते हैं? न्यूरोलॉजी, नर्वस सिस्टम के स्टडीज़ को। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है देख लेते हैं। इज एन ऑर्गन सिस्टम विच इज़ कंसर्न विद कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन बेसिकली, ठीक है ना? अब समझते हैं, मतलब जो बॉडी, जो सिस्टम जो बॉडी को कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट रखता है। अब उसको समझते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है ना? तो अब देख लेते हैं कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है ना? तो देख लेते हैं, जब दो, देखो, टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट यानी बढ़ावा देते हैं फंक्शन ऑफ ईच अदर। मतलब मान के चलो, जब दो ऑर्गन आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के काम को बढ़ावा देते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है ना? अब आते हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गन सिस्टम वर्क्स। जिस प्रोसेस से ऑर्गन सिस्टम वर्क करता है टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। जब पूरा ऑर्गन सिस्टम एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है? अब हम देखते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन करता क्यों है, कोऑर्डिनेशन करने की क्या ज़रूरत है। टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है ये समझ लेते हैं। ये एनसीईआरटी में एक टर्म दे के रखी है। होम्योस्टेसिस मतलब होता है थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब जब बॉडी कोऑर्डिनेट करती है आपस में, तो क्यों करती है? इसीलिए करती है ताकि टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। थर्मो रेगुलेशन यानी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। ऑस्मो रेगुलेशन यानी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर सके, ठीक है ना? इसका एक एग्जांपल है, व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज। देखो, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। हमारे मसल्स को जल्दी बहुत ज़्यादा खून की ज़रूरत पड़ती है, तो ब्लड वेसल का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है ना? और हमारे ब्रेन से सिग्नल आते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाते हैं, ठीक है ना? तो सारा सिस्टम कहीं ना कहीं फिजिकल, स्केलेटल मसल, सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं, तो उसको बोल देते हैं हम कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है? तो उसका एक एग्जांपल दे रखा है, व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज। सिंपल है, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो जल्दी जल्दी सांस लेंगे, जल्दी ब्लड सप्लाई होगा मसल्स को, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें। अब दो चीज़ें दे रखी हैं, एक न्यूरल सिस्टम, एक एंडोक्राइन सिस्टम। इनको देख लेते हैं बस क्या क्या करते हैं। न्यूरल सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। जैसे एक नर्व ये है, समझो, और उसके नीचे नर्व ये है, तो इस नर्व से ऐसे जाएगी इम्पल्स, ठीक है ना? फिर तीसरी पे जाएगी, फिर चौथी पे जाएगी, इस तरीके से जाएगी कुछ, ठीक है? तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, ठीक है ना? और क्विक, फास्ट होता है, बहुत जल्दी होता है। बहुत जल्दी इन द सेंस, जब आपको कोई पिन चुबा दे तो आप कितनी जल्दी रेस्पॉन्स कर देते हो, ठीक है ना? एक एग्जांपल, जैसे पिन चुबा दे कोई आपके हाथ में, तो आप बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करोगे, तो क्विक होता है, ठीक है ना? और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं। क्या? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। शॉर्ट लिव्ड होता है। अब आपको कोई पेन चुभाएगा तो उसी दौरान, यानी या फिर कम टाइम के लिए आपको दर्द होगा, फिर उसके बाद आप नॉर्मल हो जाओगे, ठीक है ना? तो कैरी कौन करता है? न्यूरॉन्स इसको कैरी करते हैं। ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे आराम से। अब आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम पे। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है? स्लो होता है एंडोक्राइन सिस्टम, और केमिकल इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन। मतलब हार्मोन की फॉर्म में केमिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है? और स्लो होता है बट लॉन्ग लाइव्ड होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक नॉर्मल बॉय 12 से 13 साल या 14 साल लग जाते हैं उसको प्यूबर्टी में आने के लिए, ठीक है ना? जब एक बार कोई भी प्यूबर्टी में आ जाता है तो वो कितने साल तक, मतलब लाइफ टाइम तक रहता है ना प्यूबर्टी में। ऐसा तो नहीं है कि 12 साल का लड़का प्यूबर्टी में आया फिर वो 50 साल पे जाने के बाद प्यूबर्टी से बाहर चले गया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो एक बार प्यूबर्टी में आने में 12 साल लग जाते हैं, या 12-13 साल नॉर्मल, और फिर वो लाइफ टाइम तक रहता है, ठीक है? तो ये एक एग्जांपल हो गया। इसको कैरी कौन करता है? कैरी करता है ब्लड। ओके, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ठीक है ना? तो मैं आपको देखो दिखा देता हूँ इसमें एनसीईआरटी में एक बार, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। ये ह्यूमन न्यूरल सिस्टम मैंने इतना इस पेज पे लिख के रखा है, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए, ठीक है ना? फिर हम ये 2 पेज हैं बाद की वीडियो में पढ़ेंगे। फिर हम चालू करेंगे सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, और फाइनली ये 4 ब्रेन तक
करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, आज की वीडियो में हम। तो वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम बोल दो या नर्वस सिस्टम बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। इसमें दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम प्यार से सीएनएस बोल देते हैं, और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम प्यार से पीएनएस बोल देते हैं, ठीक है। अब पीएनएस के फर्दर दो टाइप होते हैं, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम को ही हम बोल देते हैं वॉल्यूंट्री नर्वस सिस्टम। वॉल्यूंट्री क्या होता है, जो हमारे कंट्रोल में होता है। जैसे मैं ये हाथ हिला रहा हूँ, ये पेन स्पिन कर रहा हूँ, तो ये मेरे कंट्रोल में है, ठीक है ना। तो इसको मैं अपने जानबूझ के कर रहा हूँ ना, तो इसको बोलेंगे क्या, वॉल्यूंट्री नर्वस सिस्टम, ओके। फिर आता है एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि इन्वॉल्वेंट्री, जिसको हम इन्वॉल्वेंट्री नर्वस सिस्टम भी बोल देते हैं और विसरल नर्वस सिस्टम भी बोल देते हैं। इन्वॉल्वेंट्री नर्वस सिस्टम का मतलब, जैसे हम खाना खा रहे हैं, खाना अपने आप पेट में जा रहा है, हम कुछ कर रहे हैं, हम एक बार खाना खा लें तो क्या हम खाने को पेट में जाने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते ना, और पेट डाइजेस्ट करेगा खाने को, तो ये सारे प्रोसेस होते हैं इन्वॉल्वेंट्री, ओके। अब हम देखते हैं कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, एएनएस, उसके भी फर्दर दो टाइप हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हम इसके बारे में बस इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जो कि आज नहीं अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सीएनएस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ब्रेन और सीएनएस के कौन कौन से पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ओके। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं ब्रेन का पार्ट पहला, फोर ब्रेन, और फिर बच्चा कुछ हम बाद की वीडियो में पढ़ेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली, ठीक है ना। तो इसमें मैंने मोटा मोटा एनसीईआरटी में से उतार के पूरी एनसीईआरटी सी उतार दी है, क्योंकि मुझे लगता है यही चीज़ बस काम की है। तो इसमें सीएनएस में दो चीज़ आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, ठीक है, डिटेल्ड। तो मैं जानता हूँ कि स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ाना बेवकूफ़ी रहेगी, जब सिलेबस में नहीं दे रखा तो क्यों फालतू की चीज़ों पे पीएचडी करनी, ठीक है ना। तो ब्रेन पढ़ते हैं बेसिकली, मतलब ब्रेन या हम सीएनएस ही बोल सकते हैं। तो ब्रेन जो बता के रखा है वो कमांड और कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है ना। मतलब ब्रेन हमारी पूरी बॉडी पे कमांड करके रखता है और पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि सीएनएस हमारी पूरी बॉडी को कमांड करता है और कंट्रोल करता है, कोई बात नहीं। अब देखते हैं कंट्रोल करता है तो क्या क्या कंट्रोल करता है, वो चीज़ समझ लेते हैं। कंट्रोल वॉल्यूंट्री एक्शन, जैसे मैं पेन स्पिन कर रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, अपने मन से चल रहा हूँ ना, मैं अब बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अपने मन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना मैं, कोई बॉडी मेरे को अपने आप थोड़ी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से वॉल्यूंट्री मूवमेंट वो होते हैं जो हम सोच समझ के करते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं। बैलेंस ऑफ बॉडी, जैसे हम खड़े हो जाते हैं तो हम गिरते क्यों नहीं हैं, जब हम बाइक चलाते हैं तो गिरते क्यों नहीं हैं, समझ रहे हो ना। हमको जो सोना होता है तो हम लेटे ही क्यों रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बॉडी को बैलेंस करके रखता है, ठीक है ना। फंक्शनल, और क्या करता है, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इन्वॉल्यूंट्री ऑर्गन, यानी वाइटल इन्वॉल्यूंट्री ऑर्गन, जो ऑर्गन हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई। अब स्टमक का काम क्या है, खाने को डाइजेस्ट करना, तो खाने को डाइजेस्ट तो करेगा ही ना स्टमक, लेकिन ये उसके भी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है ब्रेन, तो इसीलिए इसको कंट्रोल सिस्टम बोला गया है। मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में है, समझ रहे हो ना आप। तो जैसे कि एग्जांपल लंग्स को भी कंट्रोल करता है ब्रेन, किडनी, हार्ट, मतलब ब्रेन बताता है कि किस तरीके से कितना काम करना है लंग्स को, कितना हार्ट को काम करना है, ये सारी चीज़ें सिग्नल ब्रेन बताता है, ओके। अब आता है थर्मो रेगुलेशन, यानी टेम्परेचर का कंट्रोल करता है, हंगर, हमको भूख लगना, ठीक है। जैसे कि थर्स्ट यानी थर्स्ट का मतलब बोल सकते हैं कि हमें प्यास लगना और हमें बॉडी फ्लूइड्स की कमी हो जाना, हमें अजीब सा लगना है ना, सूखापन महसूस होना, ठीक है ना। और 24 घंटे की साइकिल को, यानी हमको कब सोना है कब जगना है, हमें कैसे पता लगता है रात हो गई हमें सोना है, ये सारी चीज़ें कौन करता है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है 24 आवर साइकिल, ये भी ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है ना। अब एक्टिविटी ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड, बहुत सी एंडोक्राइन ग्लैंड है, उनको भी कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ह्यूमन बिहेवियर, हमारा बिहेवियर दूसरे के प्रति किस तरीके का हमारा बिहेवियर है वो भी कंट्रोल कौन करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो द साइट ऑफ प्रोसेसिंग विज़न, यानी हम ब्रेन की हेल्प से देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, स्पीच बोलना, मेमोरी किसी भी चीज़ को, इंटेलिजेंस, इमोशंस,
थॉट्स और एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्रेन कंट्रोल करता है, इसलिए ब्रेन को क्या बोलते हैं, कमांड बोल देते हैं, या कंट्रोल करके रखता है पूरा ब्रेन, राजा होता है, ठीक है ना, पूरा कंट्रोल होता है ब्रेन का। ये देखो ये इत्तू सा ब्रेन है, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे समझते हैं क्या क्या होता है। तो हम देख लेते हैं ब्रेन कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस, ठीक है ना। तो ब्रेन कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस, क्रेनियल मेनिंजेस की 3 लेयर होती हैं, इन तीनों लेयर को मिला के बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस, ठीक है ना। तो पहली लेयर होती है ड्यूरामेटर, एरेकिनॉइड और पियामेटर, ठीक है, 3 लेयर होती हैं। ये देखो ये ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर स्कल होता है सबसे ऊपर, ये जैसे ये ब्रेन है इसके सबसे ऊपर होता है स्कल, जिसको क्या बोलते हैं, बोन ऑफ क्रेनियम। बोन ऑफ क्रेनियम ये मैंने आपको बताया होगा, लोकोमोशन मूवमेंट में आपने पढ़ा होगा, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ये सारे बोन होते हैं क्रेनियम के। उसके नीचे पहली लेयर होती है ड्यूरामेटर, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे आउटर लेयर होती है, और किससे कनेक्टेड होती है, बोन्स से कनेक्टेड होती है, ठीक है ना। फिर मिडिल लेयर आती है, एरेकिनॉइड्स बोलते हैं जिसको जो कि मिडिल लेयर होती है। फिर आती है पियामीटर, पियामीटर होती है इनर लेयर, सबसे इनर लेयर, और इस पियामीटर के नीचे कौन होता है, ब्रेन। तो ये पियामीटर किसके क्लोज है, ब्रेन के, भाई ब्रेन के क्लोज है ना ये। और ये ड्यूरामीटर किसके क्लोज है, बोन के। ये चीज़ पूछ सकता है, क्लोज टू बोन, ठीक है, ये बोन के क्लोज है, ये ब्रेन के क्लोज है। एरेकिनॉइड मिडिल लेयर है। अब देखो ये स्पेस आप याद रख लेना कि ड्यूरामीटर के नीचे वाले को क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल स्पेस। भाई ड्यूरामीटर के नीचे है तो सब ड्यूरल स्पेस, एरेकिनॉइड के नीचे वाले स्पेस को क्या बोलते हैं, सब एरेकिनॉइड स्पेस। तो ये सिंपल मोटो है इसका। ये तीनों प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, ठीक है, बेसिकली। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन भी आया था, क्रेनियल मेनिंजेस का पार्ट एरेकिनॉइड, 2024 नीट में आया था, ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग्स में आया होगा। तो अभी हम इस ब्रेन को पढ़ते हैं और ब्रेन को समझते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ ब्रेन। तो देखो ब्रेन का वेट होता है वो 1400 ग्राम होता है बेसिकली। इसके 3 टाइप होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 3 टाइप होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है, सेरिब्रम, ओके, डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में फर्दर 3 पार्ट होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ओके। ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा आपको। हाइंड ब्रेन में मतलब मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता, सॉरी, ये छोटा होता है, तो ये अकेला ही है, इसका कोई पार्ट नहीं है, इकलौता है ये। तो अब हिंड ब्रेन में आ जाते हैं, एक सेरिबेलम, पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लेंगेटा, ओके। तो देखो ये डायग्राम मैंने समझाने के लिए बनाया, फिर बाद में मैं आपको इस डायग्राम से समझा दूंगा। तो पहले आप समझिए, ये ब्रेन की लेयर होती है ये, ठीक है। इसके ऊपर ये फोल्डिंग्स है ना, ये फोल्डिंग्स होती हैं सेरिब्रम की, किसकी, सेरिब्रम की फोल्डिंग्स होती हैं ऊपर इस तरीके से। और इस हेमिस्फीयर को देखो, ये जैसे हम, ये ब्रेन है, समझना, ये ब्रेन है, ऐसे हम इसको ऐसे काटेंगे ना, बीच को ब्रेन को बीच में से काट रहे हैं बिल्कुल, और ऐसे देख रहे हैं। तो ये जो हाथ वाला पार्ट है ना, इधर वाला पोर्शन है जो पूरा, ये क्या हो जाएगा, सेमी सेरिब्रल हेमिस्फीयर, क्या हो जाएगा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। देखो जैसे ब्रेन है, मैं आपको फिर से समझाऊं, जैसे मान लो अभी के लिए मान लो ये ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन है, इस ब्रेन को मैं ऐसे काटूं और ऐसे देखूं, ठीक है ना। सेम इसने क्या कर रखा है, ब्रेन को ऐसे बीच में से काटा और ऐसे देखा है, तो इस तरीके से दिखता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेसिकली सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये यहाँ पे सेरिब्रम होता है, वो भी होता है, वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे खोखला होता है अंदर के साइड, ठीक है ना। अभी देखना यहाँ पे ऊपर जो है ना, ऊपर ये पूरा ग्रे कलर का रहता है, तो इसलिए ग्रे मैटर बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं, ग्रे मैटर। ये ऊपर पूरा वो होता है, तो ऊपर क्या होता है, ग्रे मैटर भरा हुआ होता है, और इसके अंदर क्या होता है, वाइट मैटर, क्या होता है, वाइट मैटर, ठीक है। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे एक ग्लैंड टाइप होता है इस तरीके से, आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा करके कुछ। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ऊपर वाला, इसको बोलते हैं हम कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम बोल देते हैं इसको, ठीक है। इस वाले को कॉर्पस कैलोसम बोल देते हैं। फिर यहाँ पे ये होता है एक पार्ट थोड़ा सा, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक ग्लैंड होती है, पहले उसको बोलते हैं थैलेमस, फिर उसके नीचे एक और ग्लैंड होती है, उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, और ये सेरिब्रम एक होती है, एपिथैलेमस भी यहीं होती है, ऊपर इस साइड में एपिथैलेमस होती है, ठीक है ना। तो हम सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इस पूरे पोर्शन को क्या बोल देते हैं, फोर ब्रेन। अब आप समझ पाओगे, इसको बोल देते हैं फोर ब्रेन। आप इसको बस समझ लीजिए, रफ आइडिया ले लीजिए, ठीक है ना। फिर
यहाँ पे एक पोर्शन होता है उसको बोलते हैं मिड ब्रेन, छोटा सा ही होता है ये, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। फिर वहाँ से एक, यहाँ से एक ये निकलती है डक्ट, इस डक्ट को बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट, सेरिब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं। इसके नीचे यहाँ पे एक रहता है पॉन्स रीजन, फिर उसके नीचे रहता है एक मेडुला रीजन, ठीक है, और यहाँ पे रहता है सेरिब्रल रीजन, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर रहता है, तो सेरिब्रल रीजन में रहता है। तो सेरिब्रल सॉरी माय बैड सेरिबेलम, ये टंग ट्विस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे होता है सेरिबेलम, क्या होता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोल देते हैं सेरिबेलम, ये पोर्शन जो है सेरिबेलम होता है, ये वाला पॉन्स होता है, ये वाला मेडुला होता है। तो पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम को मिला के क्या बोल देते हैं हाइंड ब्रेन, क्या बोल देते हैं हाइंड ब्रेन। और नीचे जो है वो क्या होती है स्पाइनल कॉर्ड। आई होप आपको इससे थोड़ा सा ओवरव्यू मिला होगा। अब मैं आपको इस डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है ना। देखो ये ब्रेन को हम इस तरीके से काट के बीच में से और ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। तो ये पूरा जो पोर्शन है ये यहाँ से यहाँ तक, ये इसको बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, क्या बोल देते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये देखो ये ऊपर वाला ये तुमको दिख रहा है जो जिसमें फोल्डिंग्स बन रही हैं, ये फोल्डिंग्स जिसके अंदर बन रही हैं, ये पूरी फोल्डिंग्स है ना, इसको बोलते हैं क्या सेरिब्रम, क्या बोल देंगे सेरिब्रम बोल देंगे इसको, ठीक है। और देखो फिर इसके नीचे ये हाइपोथैलेमस और इसके नीचे हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस होती है। तो ये पूरा पार्ट मिलके क्या बना देता है फोर ब्रेन, ठीक है ना। और ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया, ये मैंने आपको दिखाया था, इसको बोल देते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये सारी चीज़ें अभी हम डिटेल में पढ़ लेंगे क्या क्या फंक्शन होते हैं इनके, ठीक है ना। तो अब इसके नीचे आओगे तो ये दिख रहा है, इसको बोल देंगे पॉन्स, इसको बोल देंगे सेरिबेलम, क्या बोलेंगे सेरिबेलम, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। और इसको बोल देंगे क्या मेड्यूला ऑब्लेंगेटा। इन तीनों को मिला के क्या हो जाएगा हाइंड ब्रेन, और मिड ब्रेन है ही अकेला छोटा सा, ठीक है ना। इस डक्ट को क्या बोल देंगे सेरिब्रल एक्विडक्ट बोल देंगे, और ये नीचे वाली को क्या बोल देंगे स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इसको आप आराम से देख सकते हो, कोई इसमें लॉजिक नहीं है। अब बस हमको ये पोर्शन पढ़ना है, थोड़ा सा टाइम तो देखो इसमें लगेगा, ये इतना दिखने में है वाकई में ये बहुत बड़ा है यार। तो चलिए भाई अब हम शुरू करने जा रहे हैं फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन का पहला पार्ट होता है ऑल फैक्ट्री लोब, ठीक है, तो हम इसी को पढ़ेंगे। टू क्लब शेप्ड होती है जो कि स्मेल को सेंस करती है, समझिए ये ऊपर का वो है पोर्शन ब्रेन का, इसके नीचे की साइड इस साइड में इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा इसके नीचे यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो क्लब शेप का रहता है जो कि स्मेल को सेंस करता है, ठीक है। और फाउंड इन इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिब्रम, दिख रहा है ना, देखो सेरिब्रम ये है, सेरिब्रम के इधर नीचे की साइड में, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं आगे क्या है, फाउंड ऑन इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिब्रम, ये आपको क्लियर होगा। अब आते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या करता है, डिवाइड करता है ब्रेन को लॉन्गिट्यूडनली। देखो ये ब्रेन है, इस ब्रेन को लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर रहा है, ऐसा ब्रेन है, उसको ऐसे काट देंगे ना तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर देखो ये जो डिवाइड करेगा, ये ना डिवाइड करेगा ब्रेन को दो पार्ट में, ठीक है ना। तो अब आइए इसको जान लेते हैं और क्या होता है। अब आता है हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय द ट्रैक नर्व फाइबर, ट्रैक नर्व फाइबर से, बंडल ऑफ नर्व फाइबर से कनेक्ट रहता है। उस बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। जिन दोनों से सुनिए आधा दो हिस्से होते हैं हेमिस्फीयर के, एक आधा ये और आधा इधर, ठीक है, दो हिस्से होते हैं जो दोनों हिस्से एक नर्व फाइबर के बंडल से कनेक्ट रहते हैं, उस रीजन को क्या बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। देखो ये जो दिख रहा है ना ये कॉर्पस कैलोसम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्व फाइबर है, बहुत ज़्यादा नर्व फाइबर जो ब्रेन के सिंपली दो हिस्सों को कनेक्ट करके रखती हैं, ठीक है ना। चलिए अब आता है कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोल देते हैं इसको हम, जो कि कैसा दिखता है हमें ग्रे कलर का। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा। ये जो दिख रहा है ये वाला रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला रीजन जहाँ पे इनफोल्डिंग्स बनी हुई हैं ऊपर के साइड में, इसको सिंपल सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोल देते हैं। और इसका अपीयरेंस ग्रेइश कलर का आता है, ग्रे कलर का, तो इसलिए हम इसको ग्रे मैटर बोल देते हैं। ये जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ पे एक लाइन दे के रखी है छोटी सी, ठीक है। अब देखते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब देखो सेरिब्रल कॉर्टेक्स ना कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है मोटर एरिया, मोटर यानी मसल से रिलेटेड है, और सेंसरी एरिया चीज़ों को सेंस करता है, स्टिमुलाई को सेंस करता है, जब कोई सिग्नल आता है ना तो उनको सेंस करने में हेल्प करता है। और लार्ज रीजन दैट आर नेदर क्लियरली सेंसरी और नॉर मोटर, ये थोड़ी कन्फ्यूजिंग सी लाइन है, मतलब
सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मोटर एरिया भी है, सेंसरी एरिया भी है, और बहुत ज़्यादा रीजन का एक ऐसा एरिया भी है जो ना ही मोटर है ना ही सेंसरी है, उसके इन दोनों के अलावा भी कोई रीजन है। तो वो रीजन क्या है? उस रीजन को हम बोल देते हैं एसोसिएशन एरिया। क्या इन फंक्शन दीज रीजन कॉल्ड एसोसिएशन एरिया। क्या बोलते हैं? एसोसिएशन एरिया। ठीक है, तो इसका क्या काम है? एसोसिएशन एरिया ना इंटरसेंसरी होता है, मेमोरी होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब बात करना बताता है हमें, हमारी मेमोरी डेवलप करवाता है। ठीक है ना, और इंटरसेंसरी मतलब यानी बहुत सारे स्टिमुलस को सेंस करना एक ही बार में और उसको इंटरकनेक्ट करना, तो उसको बोलते हैं इंटरसेंसरी। अब देख लीजिए, जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, नर्व फाइबर, जो नर्व फाइबर होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, वो कवर होते हैं किससे? माइलिन सीथ से। माइलिन सीथ होती है न्यूरॉन्स की, मैं आपको बता दूंगा जब आगे वाली वीडियो आएगी ना, जो हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे इसका, उसमें बता दूंगा। ठीक है ना, विच कंस्टिट्यूट इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। देखिए अब समझना, नर्व फाइबर ना हेमिस्फीयर के इनर पार्ट को कवर करते हैं, इस पार्ट को ना, इनर पार्ट को। ठीक है, तो माइलिन शीट क्या करती है? इनर पार्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को पकड़ के रखते हैं, कौन? नर्व फाइबर। और इससे कैसा है अपीयरेंस बनता है? ओपेक्यू अपीयरेंस बनता है, ओपेक्यू वाइट अपीयरेंस। तो इसलिए हम इसको वाइट मैटर बोल देते हैं। अब कुल मिला के बात ये, जो इनर पोर्शन है ये वाइट मैटर होता है, जो आउटर पोर्शन है ये ग्रे मैटर होता है। ये इस दो लाइन का ये मतलब था बेसिकली, और ज़्यादा हम इसको घुमाएंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम पढ़ते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम मैं अब ये थ्योरी में पढ़ लेता हूँ, मैंने आपको समझा तो दिया ही है। लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है ब्रेन का। ठीक है, इट इज़ कंपोज टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर को कंपोज करता है, विच आर कनेक्टेड विच ईच अदर। देखो, विच आर कनेक्टेड टू विद ईच अदर बाय बंडल ऑफ माइलिनेटेड नर्व। माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ये मैं आपको बता दूंगा किस तरीके के फाइबर्स होते हैं। और उस पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉर्पस कॉलेसम। ये एक और बार पढ़ लेते हैं। लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ ब्रेन, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू हेमिस्फेयर विच कनेक्टेड विद ईच अदर बाय बंडल ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर, जिसको हम क्या बोल देते हैं? कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर के इनर पार्ट में एक ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक एमिगडल, हिपोकैम्पस, ठीक है ना, एमिगडेला और हिपोकैम्पस। ठीक है ना, अब देखो ये दो पार्ट होते हैं इस तरीके से, जो कि क्या बनते हैं? टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम। देखो यहाँ पे नीट में क्वेश्चन भी आया था कि एमिगडेला और हिपोकैम्पस किसके पार्ट है? लिम्बिक सिस्टम के पार्ट है। देखो नीट 23 में, नीट 19 में, ठीक है ना, देख सकते हो आप। तो यहाँ से क्वेश्चन बने हैं अच्छे खासे, ऐसे पूछ लेगा लिम्बिक लोब का क्या पार्ट है? एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस। ओके, ये काम क्या करता है? एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, एंगर, गुस्सा आ रहा है, प्यार हो रहा है हमें, डर लग रहा है, सेटिस्फेक्शन, रेज, इन सब के एक्सप्रेशन को शो करता है। और रेगुलेशन करवाता है सेक्सुअल बिहेवियर। सेक्सुअल बिहेवियर हमारा किस तरीके का है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है ना, मोटिवेट कर देता है, भाई कभी कभी बहुत पढ़ेंगे आज से, पढ़ाई एकदम मस्त। ठीक है ना, ऐसे मोटिवेट कर देगा। और लॉन्ग टर्म मेमोरी को भी ये हेल्प करता है स्टोर करने में। ठीक है, तो ये किसका काम है? लिम्बिक सिस्टम का काम है। ओके, तो आपका काम भी पूछ सकता है। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देख लेते हैं डायनसेफेलॉन। इसके 3 पार्ट होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं। एपिथैलेमस सबसे ऊपर होती है ग्लैंड, फिर थैलेमस, उसके बाद हाइपोथैलेमस नीचे, और हाइपोथैलेमस से कौन सी ये जो कनेक्ट है इसको क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बस आप समझ लो। एपिथैलेमस से कौन सी ग्लैंड कनेक्ट होती है? ये होती है पीनियल ग्लैंड। क्या बोलते हैं हम इसको? पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्लैंड। तो सबसे ऊपर वाली एपिथैलेमस, फिर थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। आइए इसको यहाँ पे जानते हैं। एपिथैलेमस के बारे में ज़्यादा नहीं दे के रखा, तो इसको इतना याद रख सकते हो कि पीनियल ग्लैंड एपिथैलेमस से अटैच होती है। अब आते हैं थैलेमस पे। कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर, ग्रे मैटर से बनती है। ग्रे मैटर मैं आपको बता ही चुका हूँ। इट इज़ अ मेजर कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ सेंसरी और मोटर सिग्नल। सेंसरी यानी जब कोई कोई रिसेप्टर सिग्नल को सेंस करके हमारे ब्रेन तक भेजता है उसको सेंसरी बोल देते हैं, और वापस ब्रेन से सिग्नल जाता है रिसेप्टर के पास, उसको बोल देते हैं मोटर। ठीक है ना, ये मैं आपको आने वाली क्लास में बता दूंगा। अब आते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपकी इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। मोस्ट इंफीरियर
पार्ट है, मोस्ट इंफीरियर पार्ट है, सबसे नीचे वाला पार्ट है ना। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच्ड विद इट, पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच्ड है, देखो ये वाली। ओके, आपको मैंने बता ही दिया है। इसके फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन बेसिकली दे के रखे हैं। कंसिस्ट न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्ट न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स विच सीक्रेट हाइपोथैलेमिक हार्मोन, कंसिस्ट न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स विच सीक्रेट हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इट कंसिस्ट सेंटर ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन का, इमोशंस का, भूख लग रही है तो, थर्स्ट, सूखापन लग रहा है, गला सूख रहा है तो, फटीक दर्द हो रहा है, या फिर सेक्स का भी इसके पास सेंटर है, स्वेटिंग, स्लीप, ये सारी चीज़ें हैं ना। लेकिन ये जो लिम्बिक लोब है ना, लिम्बिक लोब वो हाइपोथैलेमस के साथ मिलके ही काम करती है एक तरीके से, ठीक है ना। तो मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन आया था बॉडी टेम्परेचर से और न्यूरो सिक्रीटरी सेल से, एक नीट 2024 में क्वेश्चन आया था हाइपोथैलेमस का, नीट वाला, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू यार, थैंक यू गाइस। फाइनली हमने 4 ब्रेन आज ख़त्म कर दिया। तो आप इसको एक बार देख के समझने की कोशिश करना। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। मैंने पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाया है, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं गया, ठीक है ना। तो आपको ये पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ लेना आप, आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम मिड ब्रेन पढ़ लेंगे, अगली वीडियो में मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, और कोशिश करेंगे और बचा कुछ चीज़ पढ़ लें। तो वीडियो आई थिंक लंबी हो गई, 25 से 30 मिनट के बीच की वीडियो हो गई। उसके लिए क्या करूँ यार भाई, टॉपिक ही बहुत बड़ा था, इतना टाइम तो लग ही जाता है यार। समझो मैं कितना जल्दी जल्दी रैप अप करवा रहा हूँ, 30 मिनट में आपका इतना हो गया, तो ये भी बहुत जल्दी हो गया, वरना ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, ठीक है ना। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखना अपना।